नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबरें अच्छी लगें तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं गिन्नी अपैरल, कंप्लीट फैमिली शॉप फॉर अपैरल शॉपिंग, सिविल लाइंस आजमगढ़। नए कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। खबर आजमगढ़ से, जहां भीषण गर्मी और उमस के बीच आजमगढ़ शहर की बिजली व्यवस्था शुक्रवार शाम से इस कदर चरमरा गई कि शनिवार देर शाम तक भी हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो सके। शहर के मुख्य प्रमुख और घनी आबादी वाले इलाकों में करीब 24 घंटे तक बिजली संकट बना रहा। रात भर अंधेरे में लोगों ने किसी तरह समय काटा, जबकि शनिवार सुबह होते ही पेयजल संकट ने सभी लोगों को परेशान कर दिया और परेशानी कई गुना बढ़ा दी। जानकारी के अनुसार शुक्रवार शाम तेज गर्मी के दौरान बिजली बार बार ट्रिप होने लगी थी। इसी बीच देर शाम हुई हल्की बारिश के बाद शहर के बड़े हिस्से की बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई। बारिश तो कुछ ही देर में थम गई, लेकिन उसके बाद पैदा हुई उमस ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। बिजली न होने से घरों में लगे पंखे, कूलर और एसी बंद हो गए और लोगों में पूरी रात गर्मी का बेहाल रहा। वहीं बिजली विभाग के अधिकारियों के अनुसार नरौली क्षेत्र में 33,000 वोल्ट की लाइन से जुड़े 2 इंसुलेटर जल गए थे, जबकि 33 केवी लाइन की केबल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसके चलते शहर के बड़े हिस्से का विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई थी। वहीं विभागीय अधिकारियों का कहना था कि पूरी रात कर्मचारी मरम्मत कार्य में जुटे रहे, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप था कि वास्तविक रूप से बड़े स्तर पर काम शनिवार सुबह शुरू हुआ। नरौली में 33,000 वोल्ट की लाइन से जुड़े 2 इंसुलेटर को सही कराने के लिए अधिशासी अभियंता राजकुमार सिंह स्वयं विभाग की टीम के साथ लगे रहे। रात भर लोग बिजली आने का इंतजार करते रहे। कभी सुबह 7:30 पर बिजली बहाल होने की बात कही गई, तो कभी 10 बजे, 12 बजे और फिर दोपहर 2 बजे तक आपूर्ति शुरू होने का आश्वासन दिया जाता रहा। इस दौरान लोगों के मोबाइल फ़ोन बिजली विभाग के अधिकारियों और कंट्रोल रूम के नंबरों पर लगातार घनघनाते रहे। कई बार फ़ोन उठे तो कई बार लोगों को कोई जवाब नहीं मिला। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब मरम्मत कार्य के दौरान नई तकनीक समस्याएं सामने आने लगी। बड़ा गणेश मंदिर क्षेत्र के पास ट्रांसफार्मर जल जाने से वहां बिजली आपूर्ति शुरू नहीं हो सकी। वहीं पुरानी सब्जी मंडी इलाके में अंडरग्राउंड बिजली लाइन में बड़ा फॉल्ट आने से उस क्षेत्र के हजारों उपभोक्ताओं को अतिरिक्त परेशानी झेलनी पड़ी। शनिवार सुबह जब लोगों की नींद खुली तो घरों की पानी की टंकियां खाली हो चुकी थी। बिजली न होने के कारण मोटर नहीं चल सके और कई मोहल्लों में पेयजल संकट खड़ा हो गया। लोग पीने के पानी, नहाने धोने और दैनिक कार्यों के लिए इधर उधर भटकते नजर आए। महिलाओं और बुजुर्गों को सबसे अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। दिन भर उमस और गर्मी के बीच लोग बिजली आने का इंतजार करते रहे। बच्चों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों की हालत सबसे ज़्यादा खराब रही। कई घरों में इन्वर्टर भी जवाब दे गए, जिससे लोगों को पूरी तरह अंधेरे में ही गर्मी में रात गुजारनी पड़ी। कई घंटे की मशक्कत और लगातार मरम्मत कार्य के बाद शनिवार शाम करीब 6:15 पर अधिकांश इलाकों में बिजली आपूर्ति बहाल हो सकी। हालांकि बिजली आने के बाद भी लोगों के मन में यह आशंका बनी रही कि कहीं फिर से कोई तकनीकी खराबी न आ जाए। उपभोक्ताओं में बिजली विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर नाराजगी साफ दिखाई दी और लोग व्यवस्था को कोसते नजर आए। शहरवासियों का कहना है कि हर वर्ष गर्मी के मौसम में बिजली व्यवस्था की कमजोरी उजागर हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद अस्थायी समाधान नहीं निकल पा रहा है। लोगों ने मांग की है कि विद्युत विभाग शहर की बढ़ती आबादी और बढ़ते लोड को देखते हुए आधारभूत ढांचे को मजबूत करे, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न पैदा हो। फिलहाल बिजली आपूर्ति बहाल हो चुकी है, लेकिन 24 घंटे तक चले इस बिजली संकट ने शहरवासियों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि भीषण गर्मी के मौसम में व्यवस्था आखिर कितनी तैयार है। क्या कुछ कहना विद्युत उपभोक्ता का, सुनिए। पानी जब बरसा है उसके बाद से समझ लीजिए लाइट एक बार भी
देर रात हो गया, आज इतनी बेला नियर अबाउट 5 से 5:30 बज रहा है, अभी तक लाइट नहीं आई। अभी लाइट बनाने के लिए लोग आए हैं, प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए वो लाइट कब तक बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी, इसके संबंध में मैं कुछ नहीं बता सकता। तो अधिकारियों का क्या रवैया रहा? अधिकारियों का रवैया क्या है, जेई साहब को फ़ोन लगाया जा रहा है तो कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, फलाने को फला लगाया जाए तो कोई रिस्पांस नहीं आ रही है। गर्मी क्या स्थिति है? गर्मी तो बेतहाता है, भीषण गर्मी जिसको कहते हैं, भीषण गर्मी है। इसके बावजूद भी विभाग नहीं सुन रहा। विभाग का कहना है कि लोड ज़्यादा है, तो लोड ज़्यादा है तो इसके लिए विभाग में जिम्मेदार होगा भाई, कि विभाग उसको देखे समझे किसकी लोडिंग है किसकी लोडिंग नहीं है। तो इससे पल्ला नहीं झाड़ सकते कि हाँ, लोड अब से? कैसे पल्ला, ऐसे पल्ला झाड़ने से तो होगा नहीं। आजमगढ़ जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के अलहनी गांव में शुक्रवार शाम पति पत्नी के बीच हुए विवाद ने एक महिला की जान ले ली। घटना के बाद पूरे गांव में और आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार अलहनी गांव निवासी नीरज निषाद, जो कि पीओपी का कार्य करता है, शुक्रवार की रात करीब 8 बजे वह घर पहुंचा। उस समय उसकी पत्नी पिंकी, उम्र 32 वर्ष, रसोई में सब्जी काट रही थी। नीरज अपने साथ मछली लेकर आया था और पत्नी से उसे बनाने के लिए कहा। इस पर पिंकी ने कहा कि यदि पहले बता दिया होता तो वह सब्जी नहीं काटती। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते विवाद में बदल गया। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर पिंकी अपने तीनों बच्चों को लेकर साथ कमरे में चली गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। बताया जा रहा है कि इसके बाद नीरज ने दरवाज़ा तोड़ दिया और पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही कप्तानगंज थाना अध्यक्ष जयप्रकाश पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मोबाइल फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए हैं। क्या कुछ कहना, पहले मृतका की मां और मृतका के भतीजे का सुनिए। तो बताओ बेटा, क्या नाम आपका है? मोलूरा। अच्छा, ये जेकर डेथ भइले वो आपका का लगे नहीं? बिटिया हमारे। आपके बेटियां हैं? हाँ। कैसे का भइले यहाँ? गया नहीं बनारस। के बनारस गेला? अरे ये नीरज। अच्छा, उनका पति? हाँ, बनारस गया तो वहीं से फोन कही ना, फोन में कहने के आई तो के काट डाला। हाँ, अच्छा, अपने तो बारे में कहना? हाँ, कहने का है तो वैसे मन 2-3 दिन में चली आई ना, तो घरे आई ना तो सुतला ना। 11 बजे रात के कौनो फोन कैले, उठ के गई ना तो बाहर से कुंडी बन कर जाना। तीनों लड़कन के वो के महतारी के धरारू के बन के चल गई ना, तो कान का बहना लड़के को पियासा रोत आना गर्मी के मारे। कहाँ गेला ना? पता ना है, अब वह बताई कहाँ गया रहा। तब अब घर पर रहना वहाँ गया लाल तो आयल खूब भीजल उल, तो कहले कहाँ रहला, तो कहीं सुतल रहनी। कहले सुतल रहला भीजल कैसे हवा, कहाँ रहला, यह कारण है ओकर। तो फिर काली गया लाल बस्ती जिला। हाँ, काली में फोन कैले नहीं, काले बस्ती जिला गया। हाँ, वो सांझ के आयल है 5 बजे आयल, खूब पी हुई के लोहारे से चाकू को लेके आयल है। दरवाजा बंद करके दरवाजा तोड़ के मार ले, दरवाजा मारे गया हुई तो बंद कर दिले हुई, तोड़ के तब मार ले चाकू चौक। चाकू से मारा गया? हाँ, चाकू से मल्ले। तो ये नहीं छोटी देखा ही ना दे, ये नहीं छोटी आइले खाली की वो छोटा आइले? वो अपने मल्ले हुई, अपने मल्ले हुई। छोटा आइले? अब हम देखनी ना कहा था सब। तो कहाँ हमें सब? अब कान कहाँ है, तो वही है लुकायल का तो। हाँ, तो आप लोग कहाँ मांग रहे थे? हमारो मान है कि जैसे हमारी बिटिया मारे वैसे वो निर्जो मारे। पहले माँ झगड़ा होता है तो काहे होता कुछ पता है? एक पहले भी झगड़ा का बहुत रहा? हाँ, झगड़ा वगैरह कुल हरदम मैं करता ना, बाकी जहू ना देता है। कहाँ झगड़ा होता हरदम? कहाँ जानी कहाँ करता है ना कुल, अपने आपस में करता है ना कुल ठीक झगड़ा। क्या नाम आपका है? उत्तम कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? बड़े यहाँ के। ये आप यहाँ पे जो घटनास्थल पे आए, कौन सा गाँव है ये? अलानी। अलानी। क्या मामला यहाँ पे हुआ है? यहाँ पे मेरे जो बुआ थे और फूफा लगते थे, दोनों आपस में झगड़ा किए। क्या नाम बुआ का था? पिंकी। कितनी उम्र रही होगी? 32 साल। फूफा क्या नाम था? नीरज। कैसे क्या मामला हुआ? जैसे वो लोग जो लोग थे फूफा, एक दिन पहले मार झगड़ा किए, फिर घर में बंद कर दिए थे रात में। तो फिर उस दिन मारे, फिर मतलब कल तो आए, फिर ऐसे शाम को आए पी हो के, फिर मार कर दिए, मारे चाकू वाकू से। क्या दारू पिए थे? हाँ, ड्रिंक करते हैं बहुत ज़्यादा। क्या इसके पहले भी कभी झगड़ा मार? इससे पहले 2-3 साल पहले किए थे, उससे ताल्लुक कोई नहीं था। तो कैसे ये इतना विवाद कैसे बढ़ गया कि डेथ? अब पता नहीं सर, अब वही दोनों लोग के बीच में हम लोग जब डेथ होगी तब कॉल किए हम लोग के पास। 6 बजे किए थे तो हमारे यहाँ 9 बजे कॉल किए। हाँ, शाम कल शाम 6 बजे डेथ हाँ।
आप लोगों को कब पता चला? हम लोगों को 9 बजे 9 बजे रात में। हाँ, आप लोग यहाँ कब आए? सुबह में आए। सुबह में आए। तो क्या यहाँ पे आने के बाद क्या आपको कुछ जानकारी मिली? जानकारी कुछ मतलब पहले से थी और कुछ नहीं, वही पुलिस आई जांच पड़ताल कर रही है। वो लोग कहाँ हैं? वो लोग फरार हैं सब, बस एक लड़का है उनका। कई लोग ये कह रहे हैं कि उनको भी चोटें आई हैं, क्या ऐसा कुछ है क्या? शायद पता नहीं, अब है नहीं तो कैसे बता सकते जब देखे नहीं है तब। क्या मांग है आपकी? मांग क्या, वो बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो उनको देखना भरा करें। 3 बच्चे उनके पास हैं? हाँ। कितने साल पहले शादी हुई थी? 12-13 साल पहले। और इस मामले में क्षेत्राधिकारी बुढ़नपुर अजय प्रताप सिंह ने बताया कि घटना के दौरान पति नीरज निषाद भी घायल हुआ है, जिसका उपचार कराया जा रहा है। दूसरी ओर मृतका के मायके पक्ष ने आरोप लगाया कि पति पत्नी के बीच पहले भी कई बार विवाद हो चुका था और शुक्रवार को हुए झगड़े के बाद पिंकी की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि दंपति के 3 बच्चे हैं। घटना के बाद बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है। क्षेत्राधिकारी ने बताया कि एक पुलिस टीम लखनऊ के लिए रवाना की गई है और जल्द ही मामले का खुलासा करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। इस दर्दनाक घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। क्या कुछ कहना अजय प्रताप सिंह, सीओ बुढ़नपुर का, सुनिए। सर, कप्तानगंज थाना क्षेत्र में एक संदिग्ध परिस्थिति में एक युवती की मौत का मामला सामने आया, क्या है इसके बारे में? इसके बारे में ये जानकारी जो भी मिली है, इसमें पिंकी निषाद की आपस में अपने पति नीरज निषाद से तो वो रहता था, घरेलू कला रहती थी, और जिसके परिणाम स्वरूप आज 19 तारीख की शाम को 7 बजे करीब आपस में कहासुनी हुई, और जिससे उसके पति निषाद ने जो है चाकू से पत्नी पर हमला कर दिया, जिससे कि जो है उसकी मृत्यु हो गई। सर, पति जो अभी कहाँ है उसका कुछ पता चला? पति भी उसी मारपीट में घायल हो गया है, जैसा कि अभी पता चला है, और उसको इनके परिजन लोग इलाज के लिए लखनऊ ले गए हैं, जिसमें संबंधित टीम जो है रवाना कर दी गई है और उसकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। इसके पहले भी ये झगड़ा वगैरह जो चल रहा था? अभी इसके पहले आपसी पति पत्नी के बीच में विवाद रहते थे, तो ऐसा कुछ मामला पुलिस के संज्ञान में नहीं आया है। ठीक है। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। खबर आजमगढ़ से, जहां टोल टैक्स बचाने के लिए ग्रामीण मार्गों का इस्तेमाल कर रहे वाहनों की तेज रफ्तार अब ग्रामीणों के लिए खतरा बनती जा रही है। अतरौली थाना क्षेत्र के लोहरा गांव में शनिवार को टोल प्लाजा से बचकर गुजर रही एक कार की चपेट में आने से 7 वर्षीय बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा और उन्होंने सड़क पर प्रदर्शन करते हुए प्रशासन से बाहरी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाने की मांग की। जानकारी के अनुसार गांव में एक आइसक्रीम विक्रेता के पास कई बच्चे खड़े थे। इसी दौरान गांव के संकरे रास्ते से गुजर रही तेज रफ्तार कार ने 7 वर्षीय आकृति को टक्कर मार दी। हादसे में बच्ची के पैर में गंभीर चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों की मदद से उसे उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। ग्रामीणों के अनुसार कार चालक ने बच्ची के इलाज का पूरा खर्च वहन करने की जिम्मेदारी ली है। ग्रामीण मुकेश कुमार निषाद ने बताया कि टोल प्लाजा शुरू होने के बाद से ही बड़ी संख्या में 4 पहिया वाहन चालक शुल्क बचाने के लिए गांव के रास्ते का उपयोग कर रहे हैं। इससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। उनका कहना है कि गांव में बड़ी संख्या में बच्चे रहते हैं और सड़क पर खेलते या आते जाते रहते हैं। ऐसे में तेज रफ्तार वाहनों की आवाजाही लगातार खतरा पैदा कर रही है।
वहीं घायल बच्ची के परिजन साहब दीन निषाद ने बताया कि हादसा बच्ची के घर के पास हुआ। उनका आरोप है कि वाहन चालक टोल बचाने के लिए गांव के रास्तों में घुस आते हैं, जिससे ग्रामीणों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। वहीं बुजुर्ग ग्रामीण कीर्ति प्रसाद निषाद ने बताया कि समस्या को लेकर पूर्व में जिलाधिकारी को लिखित शिकायत भी दी गई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने दावा किया है कि लगातार हो रही दुर्घटनाओं में गांव के कई लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। घटना से नाराज ग्रामीणों ने सड़क पर प्रदर्शन करते हुए गांव की सीमा पर बैरियर लगाने और बाहरी वाहनों की आवाजाही रोकने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई कर गाँव वासियों विशेषकर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। क्या नाम है चाचा आपका? साहब दिन निषाद। कहाँ घर है? यही पे घर है आगे। कैसे बच्ची की चोट कैसे बच्ची को वहाँ पे मार के आए हैं, घर के बगल से ही। हाँ, कैसे चोट लगी? बच्चे वहाँ 2-4 थे, आइसक्रीम वाला आया था। अब ये गाड़ी से आ रही है, बच्चे जब चीटी तो है नहीं, तो मतलब दिखाई नहीं रही, चिपके हुए हैं। इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, ये गाड़ी रोके नहीं और रगड़ के घसीटते हुए आ गए। कैसे गाड़ियाँ यहाँ पे कैसे आ रही हैं? गाड़ियाँ इनके लिए रास्ता है, देखिए बाईपास बीच में है, उधर हाईवे है, हाईवे छोड़ के बाईपास छोड़ के ये गांव के रोड से आने का मतलब क्या होता है इनका? है ये हम लोगों ने कितनी मेहनत से, क्यों आ रहे हैं? मतलब इनकी गलती है ना। यहाँ बच्चे खेलते हैं, घर के बगल में रोड है, सभी बच्चे निकलते हैं। क्या नाम है बच्ची का? आकृति। आकृति। कहाँ चोट लगी है? चोट एक पैर में लगी है। ठीक है। ये टोल टैक्स बचा के बहुत सारी कारें आती रहती हैं। टोल बचाने के चक्कर में लोग इस गांव वाले रोड से, जो सकरा रोड है, और इस गांव में सैकड़ों बच्चे हैं छोटे बड़े, जो कि रोड पर टहलते रहते हैं। बच्चों को रोका नहीं जा सकता है। जब गांव का रोड है, गांव में है, तो जाहिर सी बात है टहलेंगे। तो कार वाले जो टोल टैक्स बचा के आते हैं, आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। मिला जुला के जब से टोल गेट बना है, टोल प्लाजा, तब से सैकड़ों एक्सीडेंट हो चुका है इस गांव में। और इस बच्ची की देखिए हालत। क्या नाम है बच्ची का नाम आकृति नाम है। कितनी साल की है? लगभग 7 साल की है। कहाँ लगी है चोट इसको? पैर में लगी है। क्या चाहते हैं आप लोग? क्या मांगे हैं आप लोगों को? हमारी मांग ये है कि जो है हमारे गांव को सुरक्षा की दृष्टि से इस रोड को बाधित किया जाए, जो टोल टैक्स बचा कर आते हैं। क्योंकि जब ये लोग टोल टैक्स बचा कर नहीं आएंगे तो जाहिर सी बात है दुर्घटनाएं नहीं होंगी। यही मांगे हैं। सोशल मीडिया पर ब्राह्मण समाज एवं हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ कथित रूप से की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर शनिवार को क्षेत्र में विवाद खड़ा हो गया। ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधिमंडल ने अतरौलिया थाने पहुंचकर आरोपी पूर्व प्रधान के खिलाफ नामजद तहरीर देते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि थानाध्यक्ष को दिए गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया है कि थाना क्षेत्र के चक चौबे पलया गांव निवासी पूर्व प्रधान हरिराम यादव उर्फ बागी ने 19 जून को फेसबुक पर ब्राह्मण समाज पुजारियों तथा हिंदू देवी देवताओं के संबंध में अमर्यादित और आपत्तिजनक टिप्पणियां पोस्ट की। इसमें समाज की धार्मिक एवं सामाजिक भावनाएं आहत हुई हैं। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे नीरज तिवारी ने कहा कि सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणियां न केवल ब्राह्मण समाज बल्कि धार्मिक आस्थाओं का भी अपमान है। उन्होंने मामले में निष्पक्ष जांच कर दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य वीरेंद्र पांडे ने कहा कि किसी भी समाज, धर्म या वर्ग के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने प्रशासन से मामले को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। गन्ना समिति बुढ़नपुर के चेयरमैन चंद्रजीत तिवारी ने कहा कि कथित टिप्पणियों से क्षेत्र के लोगों में नाराजगी है। उन्होंने कहा कि सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए ऐसे मामलों पर प्रभावी कार्रवाई आवश्यक है। इस मौके पर चंद्रजीत तिवारी, नीरज तिवारी, वीरेंद्र पांडे, प्रवीण सिंह, आनंद तिवारी, घनश्याम पांडे, ब्रजेश पांडे, अंकित शुक्ला, प्रदीप पांडे, संदीप पांडे, रामपूजन तिवारी एवं प्रमोद पांडे समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस संदर्भ में थानाध्यक्ष देवेंद्र नाथ दुबे ने बताया कि मामले में प्राप्त तहरीर के आधार पर जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुरूप विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्या कहना चाहेंगे? आज हम लोग ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधिमंडल जो है थाने पे आए हैं और एक हरिराम बागी हैं जो पूर्व प्रधान है। समाजवादी पार्टी ने उन्हें बड़ा नेता बनाया है। अभी आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का एक ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे थे कि ब्राह्मणों को लुभाने के लिए कि ब्राह्मणों को समाजवादी पार्टी में बहुत सम्मान है। आज उनका असली सम्मान देखने को मिला है कि उन्हीं पार्टी के नेता, पूर्व प्रधान और समाजवादी के पार्टी के अतरौलिया विधानसभा के बड़े पद पे रह चुके हरिराम बागी
ने एक ब्राह्मण समाज के खिलाफ अभद्र टिप्पणी किया है। इसी से उनका चरित्र दिखाई देता है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ ने अभी कुछ दिन पहले ही बोला था कि अपने समाजवादी पार्टी के चट्टे बट्टों से कह दीजिए कि अपने जबान को संभाल के रखे। वही नतीजा है कि उन्हीं के पार्टी के नेता अब शब्दों का बौछार कर रहे हैं। और मैं अखिलेश यादव से कहता हूं कि ब्राह्मणों का दिखावा करना बंद करें और अपने चेलों को समझाने की कोशिश करें। धन्यवाद। सबसे पहले अपना परिचय देते हुए बताइए। आप मैं वीरेंद्र पांडे और जिला पंचायत बसपा। किस संगठन से आप लोग आके आज यहाँ पे किस तरह से दिए हैं? हम लोग ब्राह्मण समाज की एकता के लिए आए हैं। हमारे बगल में हरिराम बागी पूर्व प्रधान रहा है। हमेशा ब्राह्मणों के ऊपर, देवताओं के ऊपर और सारे ब्राह्मणों के ऊपर जो उत्कृष्ट जबान अपनी जो है गाली देना और ब्राह्मणों के ऊपर जैसे बलात्कारी बनाना और भी सारी बात कहना है। अयोध्या के बारे में बोलता है हमेशा जो है वो हम ब्राह्मण जो चोरी कर रहा है या कर रहा है। पहले नंबर पर जो वहाँ वो यादव दोनों चाचा भतीजा पकड़े गए हैं उनके बारे में नहीं कुछ बोल रहा है। अब ब्राह्मणों के ऊपर हमेशा जो हमारे जो समिति जो बनाई गई है उस समिति के बारे में भी कोई पकड़ा नहीं गया, लेकिन पकड़े गए हैं जो यादव पकड़े गए हैं। हमेशा गाली को देना, जबान अपनी करना ये नहीं चला रहा है। कई सालों से गाली देना, वक्तव्य अपना जो है जबान को खराब। मांग यही है सर मैंने कि इसके जो है इसको दंड दिया जाए। क्यों हमेशा जो है ब्राह्मणों के ऊपर जो है और जातियों के ऊपर हम लोग नहीं बोल सकते हैं? बोलने के लिए 2-4 ब्राह्मण हैं, भूखने के लिए रखा गया है। जैसे फैजाबाद के पवन पांडे हैं वो भी भूखते हैं। अशोक और ये क्या है सुल्तानपुर के हैं संतोष पांडे हैं, ये लोग भूखने लिए छोड़े गए हैं। लोकसभा लोग छोड़े गए, लेकिन हम लोग कभी नहीं किसी को कहते हैं कि आप लोग बोलिए हमारे बारे में। हम लोग किसी के बारे में नहीं बोलते हैं। सबसे पहले भी अपना परिचय देते हुए बताइए कि आज किस प्रकार का प्रार्थना पत्र दिया गया है थाने पे, क्या है मामला इसके बारे में? मैं चंजीत तिवारी चेयरमैन हूँ गन्ना समिति बुढ़नपुर का। आज यह प्रार्थना पत्र समाजवादी पार्टी के विधानसभा के नेता हैं हरिराम बागी, पूर्व प्रधान पलिया करौदी, उनका लड़का एक एसडीएम है, एक दरोगा है, एक मार्शल है विधानसभा में। वो आए दिन विगत कई वर्षों से हिंदी देवताओं के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ, ब्राह्मणों के खिलाफ, चारित्रिक में शब्दों में वह बात नहीं कर सकता हूँ, माता दुर्गा के खिलाफ, भगवान शंकर के खिलाफ, कि अब किस किस शब्दों का मैं उपयोग किए वो किए हैं। इससे पूरे ब्राह्मण समाज में बहुत ज़बरदस्त आक्रोश है। उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए आज पूरा अतरौलिया विधानसभा का पूरा ब्राह्मण समाज उद्वेलित होकर के उनके खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया है। क्या मांगे हैं? उनके खिलाफ कार्रवाई हो और भविष्य में ऐसी टिप्पणी न करें, ऐसी सख्त से सख्त कार्रवाई हो। खबर आजमगढ़ से, जहां सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर ने शनिवार को समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सपा में बौखलाहट का माहौल है और उसके नेता ही पार्टी को कमजोर करने में जुटे हैं। उन्होंने सुभाषपा के सपा में विलय और अखिलेश यादव से मुलाकात संबंधी सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया। स्थानीय निरीक्षण भवन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान अरुण राजभर ने कहा कि सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की एक प्रतिक्रिया से समाजवादी परिवार में खलबली मच गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा के नेता जनता का ध्यान मूल मुद्दों से हटाने के लिए भ्रामक बातें फैला रहे हैं। उन्होंने प्रोफेसर राम गोपाल द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखी गई कथित चिट्ठी का उल्लेख करते हुए कहा कि यदि सपा नेताओं में सच्चाई है तो उन्हें सार्वजनिक रूप से इस मामले पर अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए। हालांकि उन्होंने अपने दावों के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। सपा की आंतरिक राजनीति पर टिप्पणी करते हुए राजभर ने कहा कि पार्टी के भीतर लंबे समय से मतभेद रहे हैं। उन्होंने शिवपाल यादव के पुराने राजनीतिक घटनाक्रम का हवाला देते हुए कहा कि आज भी सपा के कई नेता अखिलेश यादव के नेतृत्व में असंतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि यदि यही स्थिति बनी रही तो पार्टी के भीतर भी असंतोष बढ़ सकता है। राम मंदिर की दान पेटी से जुड़ी चर्चाओं पर पूछे गए सवाल के जवाब में अरुण राजभर ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद तथ्य स्पष्ट हो जाएंगे और यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों पर धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर राजनीति करने का भी आरोप लगाया। पत्रकार वार्ता में सुभाषपा के स्थानीय पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। क्या कुछ कहना है अरुण राजभर, राष्ट्रीय महासचिव सुभाषपा का समय। अरुण जी, एक सोशल मीडिया पे अफवाह हो रही है कि अखिलेश यादव से आप मिलने गए थे और विलय करने की बात कर रहे हैं, क्या है? पार्टी विलय करने जा रही है? समाजवादी पार्टी की बौखलाहट है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की एक प्रतिक्रिया से पूरी समाजवादी फैमिली
पूरी सैफई खानदान, पूरा समाजवादी परिवार माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को गाली देने पे उतर आया और बातों को यहाँ से घुमा करके दूसरी तरफ ले जाने के लिए कि प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी ने जो माननीय अमित शाह जी को चिट्ठी दिया था कि हम खनन घोटाले में, हम रिवर घोटाले में हमारे परिवार का नाम शामिल हो रहा है, FIR हो रही है और CBI की नोटिस आ रही है, इससे बचाने के लिए हमें कोई भी कुर्बानी देनी होगी, हम देने को तैयार हैं। वो स्वतः अगर सांसद को तोड़ करके वहाँ ले जाने के लिए तैयार हैं तो इसमें अरुण राजभर का सवाल कहाँ से उठता है? ये सिर्फ और सिर्फ अफवाह फैलाए जाते हैं, झूठ फैलाए जाते हैं। इसको सिरे से मैं खारिज करता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। जिस समय का ये आरोप लगाए रहे उस समय मैं आजमगढ़ में कार्यकर्ताओं के बीच में, ब्राह्मण समाज के बीच में मैं बैठक कर रहा था और जनता के बीच में ये परिवर्तन, इसी आजमगढ़ में परिवर्तन करने के लिए, बदलाव करने के लिए, योगी और मोदी जी के विकास की मॉडल को यहाँ तक पहुँचाने के लिए मैं काम कर रहा था और इनकी सफाई करने का अभियान चला रहा था। एक आरोप ये भी लग रहा है कि ये श्री ओम प्रकाश राजभर सपा में शामिल होना चाह रहे हैं, इस तरह का बोल रहे हैं। देखिए, वो लोग आरोप लगा रहे हैं जो समाजवादी पार्टी की कार्यकाल में पढ़ाई किए, जिनको शुद्ध हिंदी लिखने नहीं आता हो, जिनको ये पता नहीं है कि अरुण राजभर के सामने कैसे फुल स्टॉप लगाए जाते हैं, जो कभी रात को चांद देखने का काम करते थे वो दिन में ही देख लिए। तो इसमें साफ जाहिर हो रहा है कि ओम प्रकाश राजभर चालीसा ये समाजवादी पार्टी के लोग सपने में भी पढ़ रहे हैं, सपने में इनको राजभर जी दिखाई दे रहे हैं, अंधेरे में दिखाई दे रहे हैं। ये जब दिन हो रहा है तो पता चल रहा है कि इनके सामने कोई नहीं दिखाई दे रहा है, सब इनका साथ छोड़ करके जा रहे हैं। ये रात में इनको हमेशा सपना आ रहा है, जैसे जब कोई भूत प्रेत इनके सामने आता है तो ये हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, वैसे ही ये लोग राजभर चालीसा इस समय रात को पढ़ रहे हैं। आरोप ये भी लग रहा है कि 33 सीट पे आपने एडवांस लिया है और मंत्री जी के ऊपर बड़ा दबाव है भाजपा का। दोनों आरोपों को समाजवादी पार्टी आरोप लगाना बहुत आसानी से जानती है, सिद्ध करना बहुत कठिन है। हम बतावें तो इनके साथी तो थे 2022 में, कितना इन्होंने दिलाया था और जिसको इन्होंने हमारे यहाँ भेजा था लड़ने के लिए, आवेदन फार्म भी नहीं दिया था, आवेदन का पैसा वो नहीं दे पाए थे। ऐसे लोग अपना दौर याद करें, 2008 में जब इनकी सरकार में भागीदारी थी तो ये लोग वोट फॉर नोट की गड्डियां लहरा रहे थे संसद भवन में। क्या वो दिन भूल गए? और अखिलेश जी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि जो रिवर फ्रंट और खनन घोटाले का जो पैसा है वो कहाँ खपत कर रहे हैं, वो डिम्पल जी को पता है, वो प्रोफेसर राम गोपाल जी को पता है, वो अखिलेश जी को पता है। इसके बाद अगर किसी को पता है तो इनका काला चिट्ठा ओम प्रकाश राजभर जी के पास पता है। और जिस दिन ये लोग ढेर उछड़ेंगे, इनके काले चिट्ठे को बेनकाब कर दिया जाएगा, ये चेहरा दिखाने लायक कहीं नहीं बचेंगे। और ये फर्जी बातें करना ये लोग बंद कर दें, अपने कार्यकर्ताओं को कह दें कि होश में बात करें। मऊ के सांसद बार बार आरोप लगा रहे हैं कि अरुण राजभर माफी मांगे हैं, उनको हम जेल भिजवाने की भी बात कर रहे हैं और माननीय मंत्री जी के मंत्री कह रहे हैं निकालने की बात कर रहे हैं। देखिए, ये एक नंबर का झूठा आदमी है। ये आदमी इतना झूठ बोलता है, इतना फर्जी बातें करता है कि ये खुद ही भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से मिलकर के समाजवादी पार्टी को तोड़ने की बात कर रहा है। और ये दिन में आपके सामने समाजवादी का हमदर्द बनता है और रात को जाता है योगी जी और मोदी जी से मुलाकात करता है, माननीय अमित शाह से मुलाकात करके कहता है कि हमारा भी जान बचाइए, मैं भी बहुत घोटाला घपले किया हूँ। अब ये एक यादव की जमीन खुद कब्जा किया, लोअर कोर्ट कह रहा है, हाई कोर्ट कह रहा है कि हाँ इन्होंने जबरदस्ती कब्जा किया है। घर बनाओगे आप बिना रास्ता का, और जब रास्ता निकालना होगा तो किसी की जमीन कब्जा कर लोगे। और जमीन कब्जा करने के लिए क्या कहाँ से आदेश आया था? आपने अपने सांसद का धौस जमा करके अधिकारियों पर दबाव बनाकर जबरदस्ती आपने कब्जा किया। और यही बात अरुण राजभर ने बोल दिया तो आपकी चिल्लाहट, आपकी बौखलाहट, आपकी झल्लाहट चेहरे पर दिख रही है। दम हो, मैं चैलेंज करता हूं, दम हो इनको तो ये साबित करें कि मैंने कहा माफी मांगा। अगर इनके अंदर दम नहीं है, इनके अंदर असली भूमिहार का खून होगा, असली भूमिहार होंगे तो ये दिखाएंगे, ये साबित करेंगे कि अरुण राजभर ने इनके यहाँ किस चिट्ठी पर लिख करके इनसे माफी मांगा। माफी तो ये मांग रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं, कह रहे हैं सेटलमेंट हो जाता तो बड़ा अच्छा रहता। ये सेटलमेंट कराने के लिए खुद माफी मांग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जिसको ये वकील बनाए हैं, वकील खुद कह रहा है कि सेटलमेंट कर लीजिए सांसद जी, और ये झूठ बोल रहे हैं जनता के सामने कि माफी मांग रहे हैं। कल समाजवादी पार्टी की बैठक में 37 सांसद उपस्थित हैं। आप और मतलब मंत्री जी और आप बेटा दोनों अफवाह तो नहीं फैला रहे हैं? इस तरह का आरोप भी लग रहा है। अगर ये आप लोग अफवाह फैला रहे हैं, अगर ये बातें अफवाह हैं तो प्रोफेसर राम गोपाल जी को कैमरे पर लाया जाए और उनसे ये पूछा जाए कि प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी ये बताइए, वो चिट्ठी माननीय अमित शाह जी को जो थमाया है उसमें अपने बेटे को भी वहाँ पहुँचाने की बात नहीं किया है क्या?
कि अगर हमारे परिवार को बचाने के लिए, हमारे समाज की रक्षा करने के लिए, हमारे दल को बचाने के लिए अगर मुझे 10-20 सांसद आपके यहाँ पहुँचाना होगा तो भी मदद करेंगे। क्या ये बातें नहीं लिखा है? एक भी समाजवादी पार्टी का नेता, चाहे श्री अखिलेश यादव हो, चाहे श्री रामगोपाल यादव जी हो, चाहे श्री शिवपाल यादव जी हो, एक भी नेता इस चिट्ठी पर बोलने को तैयार नहीं है। अगर कहीं से आग लगी है तो धुआं निकल रहा है तो क्यों परेशान हो रहे हैं? एक प्रतिक्रिया में पूरी सफाई फैमिली जो है अगर गाली पे उतर आई है तो ये गाली देने की बजाय वो चिट्ठी के बारे में बताओ कि उस चिट्ठी में लिखा क्या था। ये जो विलय की बात हो रही है, टूट की बात हो रही है, कब तक होगी? ये बाकी सारे सांसद तो उनके मीटिंग में उपस्थित हो रहे हैं, कब ये टूटेगी? ये अभी श्री अखिलेश यादव जी मुंबई क्यों जा रहे हैं? किस बात के लिए मुंबई जा रहे हैं? ये बंगाल के नेताओं से वार्ता किस बात के लिए कर रहे हैं? महाराष्ट्र के नेताओं से वार्ता किस लिए कर रहे हैं? ये दिल्ली क्यों जा रहे हैं? इनके ये 2 दर्जन से ज्यादा सांसद दिल्ली में बड़े नेताओं से मुलाकात कर लिए और अब चैनल वैनल पर चलने लगा है तो थोड़ा ये लोग भी सावधान हो गए हैं। हम लोग तो सावधान पहले से करने के लिए मैसेज दिया कि आप सावधान हो जाइए। अब उस सावधानी के बदले में ये हमें गाली देंगे, ये तो मुझे पता नहीं था। हमने तो आगाह किया था, आगाह तो हमने बंगाल में कर दिया था कि टीएमसी टूट जाएगी, तो ये गए थे वहां जोड़ने के लिए, वहां भी गए, भारतीय जनता पार्टी सरकार बना के चले आए। ये गए थे वहां बिहार में जिताने के लिए, वहां भी सरकार बना के चले आए। ये गए महाराष्ट्र में, वहां भी जिसको गए ये जिताने वहां भी जिता के चले आए। ये दिल्ली गए थे, वहां भी जिता के चले आए। ये हरियाणा गए, वहां भी जिता के चले आए। ये मध्य प्रदेश गए, वहां भी जिता के। जहां जहां श्री अखिलेश यादव जी के पांव पड़ते हैं वहां एनडीए की भारी बहुमत से जीत होती है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी के मंत्री जी ने भी आरोप लगाया है, मंत्री जी अपनी पार्टी में भी टूट हो रही है कि इस तरीके से, किस तरीके से हमारी पार्टी में कहीं टूट नहीं हो रही है। समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश जी ने एक दिन कहा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं 2 मिनट में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को तोड़ दूंगा, और हमने चैलेंज किया था कि अगर दम है तो तोड़ के दिखावें। अभी भी झंडा लगा के घूम रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग। जिस दिन इन्होंने कहा उसके 1 महीने के अंदर 700 यादव समाजवादी पार्टी का झंडा उतार करके सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी गमछा लगा करके कहा कि हमें योगी और मोदी और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कार्य पसंद आ रहे हैं। उनके दल के लोग, सैकड़ों लोग, अभी कल ही मठ गोविंद में भारी संख्या में लोग सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ मीटिंग कराए। बहुत सारे ऐसे यादव हैं, लाखों यादव हैं जो समाजवादी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनाने के लिए काम कर रहे हैं। बात इधर उधर की ना करिए, ये बताइए उस चिट्ठी में क्या लिखा था। चिट्ठी की हवाला देने के बजाय, चिट्ठी की सच्चाई बताने के बजाय आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं, तो कोई दम नहीं है समाजवादी पार्टी को, कोई रोक नहीं पाएगा उनको तोड़ने से, क्योंकि उनके परिवार के लोग खुद लगे हैं तोड़ने में। मंत्री जी ने खबर आजमगढ़ से, जहां बिहार में भरत तिवारी की मौत को लेकर आजमगढ़ में भी राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा में आक्रोश देखने को मिला। जिला अध्यक्ष सुरेश सिंह एवं जिला महामंत्री ओंकार पाठक सोनू के नेतृत्व में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से भरत तिवारी के परिजनों को 1 करोड़ की आर्थिक सहायता, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी तथा मामले में दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर हत्या का मुकदमा कायम करते हुए उनकी तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित करने की मांग की गई है। इस अवसर पर जिला महामंत्री ओंकार पाठक सोनू ने कहा कि भरत तिवारी एक समाजसेवी बाढ़ एवं कटान पीड़ितों की समस्या को लेकर संघर्ष कर रहे थे और उन जन समस्याओं का निदान हेतु सक्षम अधिकारियों के साथ संघर्ष भी करते थे। उसके बावजूद भी फर्जी मुठभेड़ दिखाकर उनको 4 गोली मारी गई, जो लोकतंत्र की हत्या है। यदि समय रहते राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा की मांगों को पूरा नहीं किया गया तो संगठन पुनः आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी केंद्र सरकार एवं बिहार सरकार की होगी। उन्होंने कहा कि न्याय की मांग को लेकर राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा सड़क पर उतरकर लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष करने के लिए तैयार है। ज्ञापन देने वालों में संजय मिश्रा, एडवोकेट दीपक मिश्रा, एडवोकेट विनोद मिश्रा, निखिल राय, अजय राय आदि उपस्थित रहे। कल भरत तिवारी जी की बिहार में बिहार पुलिस द्वारा निर्मम हत्या की गई। भरत तिवारी जी एक समाज सेवी और जो है युवा क्रांतिकारी व्यक्ति थे। उन्होंने जो है सरेंडर कर दिया था, अपना हथियार भी फेंक दिया था। इसके बावजूद जो है पुलिस द्वारा उनको घेर के उनकी हत्या कर दी गई 4 गोली मार के। ये बहुत निर्मम हत्या की गई है पुलिसकर्मियों के द्वारा। जब एक व्यक्ति निहत्था था, उसने जब आप आत्मर्पण भी कर दिया था, आपके सामने हथियार डाल दिया था, आप उसको गिरफ्तार करके 3/25 आर उसकी आप चालान कर दिए होते। आपने उसको पागल साबित किया था, या तो पागल था तो पागल पे तो आप गोली नहीं मार सकते। ये लोकतंत्र है, एक गांधी और नेहरू जी का बनाया हुआ देश है। इसमें लोकतंत्र की हत्या की गई है, न कि एक व्यक्ति विशेष की हत्या की गई है। मैं भारत सरकार से और भारत के मुख्य न्यायाधीश से और बिहार के चीफ जस्टिस महोदय से निवेदन करता हूँ, स्वतः संज्ञान लेकर इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दंडात्मक कार्रवाई की जाए, उनकी तत्काल गिरफ्तारी की जाए।
और वो जो भरत तिवारी जी थे वो अपने लिए नहीं लड़ रहे थे, वो वहाँ के शोषण गरीब वंचितों के न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे, बाढ़ पीड़ितों की लड़ाई लड़ रहे थे। अगर अगर कोई गलत कदम उठाया होता तो आप उनकी हत्या करते तो माना जाता। जिस व्यक्ति के खिलाफ एक भी FIR ना अगर उसकी हत्या कर दी जाए, ये लोकतंत्र की हत्या है। यह निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि घृणित अपराध पुलिस के द्वारा, बिहार पुलिस के द्वारा किया गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। हालांकि ये अपूर्ण क्षति हुई है, फिर भी सरकार उन्हें 1 करोड़ रुपए का धनराशि का मुआवजा दे और परिवार को, सदस्य को नौकरी दे, और उनके जो भरत तिवारी जी के जो सपने थे उसको धरातल पर लाया जाए, उस कार्य को किया जाए।